हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 43। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 18 जिसका नाम है पंचवर्षीय योजनाएं, जिसमें हम देखेंगे 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना विशेषकर शिक्षा के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में, साथ ही यहाँ पर शिक्षा का इसमें क्या महत्वपूर्ण रोल था इसके विषय में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी कमजोरी है कि समाज के कई वर्गों के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक समृद्धि उपयुक्त मात्रा में समावेशी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार कर लिया गया कि जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी कमजोरी है समाज के कई वर्गों के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन सब चीज़ों का आर्थिक दृष्टिकोण से समावेशन नहीं हो पा रहा था जिन चीज़ों का समावेशन देश की उन्नति के लिए चाहिए था। साथ ही पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानता भी एक व्यापक समस्या के रूप में उभर रही थी। तो इन सभी समस्याओं के हल के रूप में 11वीं पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रमुख उद्देश्यों को शामिल किया गया। तीव्र आर्थिक समृद्धि जो रोजगार के अवसर को बढ़ाती है तथा गरीबी को कम करती है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। यहाँ पर देखिए पहला नंबर था कि तीव्र आर्थिक समृद्धि जो रोजगार के व्यवस्था को बढ़ाती है तथा गरीबी को कम करती है। तो दोस्तों ये पहला उद्देश्य हमने देखा। यहाँ पर देखिए नंबर 2 पर है समाज के निम्न वर्गों तक स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो शिक्षा का वहाँ उस समय जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो भी उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों में हमने पहला देखा कि रोजगारों के अवसर उपलब्ध कराना। साथ ही दूसरा हमने देखा कि निम्न वर्गों तक स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराना, क्योंकि दोस्तों जब तक निम्न वर्ग तक शिक्षा और जो आवश्यक उन्नति के लिए आवश्यक चीज़ अगर बात करें, स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा इन दो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, एक तरह से इन दो मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराना सबसे बड़ा टास्क था। यहाँ पर हम देखें नंबर 3 पर है ऐसी विकास प्रक्रिया अपनाना जो पर्यावरणिक दृष्टिकोण से सार्थक हो। और साथ ही यहाँ पर यह भी ध्यान देना था दोस्तों कि जो भी विकास के लिए या डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए वो पर्यावरणिक दृष्टिकोण से सही हो, एक तरह से पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पर है लैंगिक असमानता दूर करने हेतु महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना तथा योजना के अंतर्गत वैसे प्रयास करना जो उनकी आवश्यकताओं, अधिकारों तथा योगदान को प्रदर्शित करें। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखिए नंबर 4 पर क्या उद्देश्य दिया गया है कि नंबर 4 पर ये ध्यान उद्देश्य बताया गया है कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि लैंगिक असमानता से दूर रहे, जो भी उद्देश्य के लिए जो भी योजनाएं अपनाई जाएं। और साथ ही यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो भी योजनाएं अपनाई जा रही हैं उसमें महिलाओं के लिए उनके अधिकारों को तो सुनिश्चित करना ही है, साथ ही उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं और उनके जो भी अधिकार हैं उन सब का योगदान प्रदर्शित हो सके। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों नंबर 5 पर है जवाबदेही और पारदर्शिता सुशासन के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। इनकी प्राप्ति का सर्वाधिक बेहतर एवं संभव रास्ता यह है कि ऐसे कार्यक्रमों के आकलन एवं क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी रखी जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी परियोजनाएं चलाई जाएं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, निम्न वर्ग के, या फिर हम बात करें महिलाओं के अधिकारों के लिए, तो यहाँ पर जो भी योजनाएं चलाई जाएं उसमें पारदर्शिता रखी जाए और जवाबदेही भी तय हो, जिससे कि सर्वाधिक बेहतर संभव रास्ता यह था कि उसके लिए कि ऐसे कार्यक्रम चलाए जाए जिससे कि आकलन एवं क्रियान्वयन में सामुदायिक भागीदारी
रखी जा सके। क्लियर। तो ये आपका हो गया 5वां उद्देश्य। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना शिक्षा के दृष्टिकोण से किस तरह से रखी गई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की दर जो वर्ष 2003-04 में 52% थी में लाकर 2011-12 तक 20% करना है। तो दोस्तों ये देखिए, ये इस दृष्टिकोण से शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा देना है कि जो 2003-04 में जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे उनका प्रतिशत क्या था, 52.2% था, वो उसमें कमी ला जाए। कमी कितनी लाई जाए, 2011-12 तक 20% कर दिया जाए उसको। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 2 पर है प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के न्यूनतम मानकों का विकास तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा की प्रभावोत्पादकता की नियमित जांच तथा मॉनिटरिंग करना। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो भी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्ति के न्यूनतम मानक हैं उनका विकास किया जाए, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। साथ ही जो भी शिक्षा के प्रभावकारी शिक्षण कार्य हो रहे हैं उसको नियमित रूप से जांच की जाए, उसकी मॉनिटरिंग की जाए। क्लियर। तो ये आपका दूसरा हो गया। नंबर 3 पर हम देखें कि 7 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों के लिए साक्षरता दर बढ़ाकर 85% करना और साक्षरता के लिए लिंग आधारित अंतर में 10 से 15% करना। क्लियर। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी 7 वर्ष या उससे अधिक के व्यक्तियों के लिए जो साक्षरता दर वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 85%। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखें आगे भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, 11वीं पंचवर्षीय योजना, उसके उद्देश्य और शैक्षिक दृष्टिकोण। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 2012 से 2017 तक थी। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 तक। क्लियर। 7 से 12, 12 से 17। अब हम चलते हैं यहाँ पे दोस्तों आगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास के केंद्रीय दृष्टिकोण के आधार पर तैयार की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ पर आधारित थी। इस दृष्टिकोण पर ही आधारित थी। इसके दृष्टिकोण प्रारूप में जिन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया वे निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे विकास लक्ष्य के विषय में कि क्या क्या प्रारूप उस समय थे। योजना आयोग ने 12वीं योजना में विकास के वैकल्पिक लक्ष्य प्रस्तावित किए हैं। 11वीं योजना वाले 9% के लक्ष्य की पुनरावृत्ति। तो दोस्तों जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 9% का लक्ष्य रखा गया था उसको फिर से दोहराना था। इसका विकास का ये पहला लक्ष्य। और दूसरा इसमें देखिए तो 9.5% का विकास लक्ष्य। इस दृष्टि से विस्तृत उद्देश्य निम्न प्रकार रखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 9.5% का विकास लक्ष्य रखा गया जो कि उसके विस्तृत उद्देश्य को हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रमुख उद्देश्य में नंबर 1 पर है योजना के अंत तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के साथ इसकी गुणवत्ता के विकास पर बल देना। क्लियर। यानी कि जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं उसमें शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना है। और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 2 पर है शिक्षा में सामाजिक, लैंगिक एवं क्षेत्रीय अंतरालों को कम करना। क्लियर। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर ये आपका दूसरा पॉइंट क्या था कि शिक्षा में सामाजिक, लैंगिक और क्षेत्रीय जो भी अंतराल बने हुए थे उन अंतरालों को कम करना है। यानी कि शिक्षा को सार्वभौमिक बनाते हुए वहाँ पर लोगों में समानता लाना है, लोगों में जागरूकता लाना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना शिक्षा के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों हर योजनाएं, किसी भी तरह की योजनाएं हो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उसमें अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित थे। तो चूंकि हम यहाँ पर आपके शिक्षा से संबंधित दृष्टिकोण के विषय में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसमें जो भी 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के विषय में पढ़ना और साथ ही यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करना है कि जो उस योजना के शैक्षिक दृष्टिकोण थे। क्लियर।
तो यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से हमें देखना है। प्रारंभिक शिक्षा सबसे पहले देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A और तदनुसार बना बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, अगर आपसे बात की जाए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 का ए, तो ये बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ यहाँ पर हम देखेंगे ये इसमें जो अधिनियम है वो 2009 में आया, लेकिन अगर ये प्रभावी रूप से देखा जाए तो 2010 से ये प्रभावी हुआ। तो 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में प्रभावी हुआ, यानी कि अधिनियम बना 9 में है, लेकिन शिक्षा का निःशुल्क और अनिवार्य अधिनियम जो था, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम बना वो 2009 में बना, लेकिन लागू हुआ पूरे देश में, यानी कि प्रभावी रूप से लागू जो हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। क्लियर। तो इस महत्वपूर्ण घटना के क्रम में वर्ष 2010-11 में शुरू की गई सुधार की प्रक्रिया 2011-12 और 2013-14 में जारी रही। तो सभी राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों में RTI नियम अधिसूचित कर दिया गया। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, जो भी ये इन योजनाओं के अंतर्गत जो भी अधिनियम या फिर हम बात करें जो भी छात्रों बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, उसके विषय में हम लोगों ने देखा। आगे हम देखते हैं दोस्तों मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। नामांकन अवधारणा एवं उपस्थिति को बढ़ाने तथा बच्चों के स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम जिसका नाम है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए पोषण समर्थन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो दोस्तों ये आपका जानते हैं क्या, यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि ये जो कार्यक्रम था ये 15 अगस्त 1995 को ये शुरू हुआ था। वर्ष 2008-9 के दौरान इस स्कीम का दायरा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया तथा इसका नाम बदलकर स्कूलों में मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो ये जो आपका मध्याह्न भोजन से संबंधित पहले जो नाम था वो था प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए पोषण समर्थन संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, जो बाद में उच्च प्राथमिक कक्षाओं को शामिल करने के बाद इसका नाम बदल दिया गया स्कूलों में मध्याह्न भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम। क्लियर। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर देखा 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017, और इन दोनों में योजनाओं में हमने देखा कि क्या क्या शैक्षिक दृष्टिकोण थे और किस तरह से यहाँ पर हमने देखे कि बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। तो दोस्तों आज का आपका प्रश्न है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में कब प्रभावी हुआ। फिर से क्वेश्चन सुनिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूरे देश में कब प्रभावी रूप से लागू हुआ। क्लियर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। दोस्तों अब बस आपका केवल एक चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 19। तो दोस्तों आपके लिए डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज की लिंक है और चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और टारगेट टीचर जॉब टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे वीडियोज की लिंक के साथ साथ आपको PDF भी मिल जाएगा प्रत्येक वीडियो का। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।